टाइटल नंबर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन 7.6.5। चलिए 7.6.5 perfectly in elastic collision, perfectly in elastic collision। ठीक है, क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कि दो बॉडीज ट्रैवल करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, टकराने के बाद वो दोनों के दोनों साथ में विद सेम वेलोसिटी ट्रैवल करते हैं। कभी चिपक कर या फिर अलग अलग बॉडी की तरह ट्रैवल करेंगे, बट दे विल ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे एक और चीज़ मैंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस होता है एनर्जी का, है ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमको जो चीज़ें पढ़ना है, तो उसमें केस 1 आएगा। सबसे पहले केस 1, व्हेन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल और टारगेट अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो एक प्रोजेक्टाइल है ऑफ मास m1 ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u1, एक टारगेट है मास m2 ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u2। इनका होता है आपस में कोलिजन, है ना। कोलिजन होने के बाद क्या होता है कि भैया ये अब दोनों के दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, जिसको हम v कंबाइन करके कहते हैं। ओके चलो ठीक है, मान लिया। तो इस सिचुएशन में अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, है ना, अगर इस सिचुएशन में मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मैं यहाँ लिखूँगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी कंबाइन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर वी कंबाइन इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे पास कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा। ओके, अब जैसे कि आपको मालूम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो मैं पूछूंगा अच्छा ठीक है, यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप जो कि होता है हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2 और v कंबाइंड का स्क्वायर। ये हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर, जो आपको याद होगा इनइलास्टिक कोलिजन हमने पढ़े थे, वो एक बहुत ही भयंकर 2 फार्मूले आए थे v1 और v2 का, ई वाले लंबे चौड़े, है ना। अगर वो फार्मूले से मैं कुछ वैल्यूज़ निकालता हूँ वी कंबाइन के और मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो फिर आगे जाके ये फार्मूला जो है कुछ ऐसा बनेगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। दिस इज इट। ये रहा केस फर्स्ट। ओके, और फिर उसके बाद रहा केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट ट्रैवल in opposite direction, when projectile and target travel in opposite direction। मतलब देखो क्या हुआ सिचुएशन, m1
ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी u1, m2 ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी u2। ये दोनों आपस में टकराते हैं, इनका टकराव होता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड किसकी ज़्यादा है। अब अगर सपोज करो u1 की ज़्यादा स्पीड है तो, या मोमेंटम ज़्यादा है, अगर u1 का स्पीड बोलना गलत हो जाएगा, मोमेंटम अगर ज़्यादा है क्योंकि मास का भी असर पड़ता है ना, तो अगर मोमेंटम ज़्यादा है आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट का तो टकराने के बाद दोनों इधर राइट साइड में जाएंगे, इसके डायरेक्शन के हिसाब से जाएंगे। और अगर मोमेंटम इस सेकंड वाले बॉल का ज़्यादा है तो फिर टकराने के बाद दोनों लेफ्ट साइड में जाएंगे। चलो ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले जनरली जो हो सकता है हम लोग कि भाई ये मान लो कि पहले वाले बॉल का मोमेंटम ज़्यादा है, तो भाई ये अब क्या होगा, ये दोनों आपस में चिपकेंगे साथ में और एक कंबाइंड वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे। ठीक, अब चलो ये तो हो जाएगा। फिर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी कंबाइन। हमारे पास ये कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, या जिसको आप ऐसा कहेंगे वी कंबाइन इज इक्वल्स टू m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या लगता है आपको ये माइनस साइन क्यों आया होगा? यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस साइन आया है ना, दैट्स इट, दैट्स द रीज़न। देखो है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगेन यहाँ पर जीरो होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, अब इस बार u1 माइनस u2 की जगह u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि u2 की वैल्यू आपने माइनस साइन में डालेंगे, और माइनस साइन में डालेंगे तो भैया फिर वो प्लस हो जाता है, तो u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। अब देखो जनरली क्या होता है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, हम राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को हम लोग जनरली नेगेटिव मान के चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है राइट साइड में ट्रैवल कर रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रहा है ना। तो अब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है। अगर टकराने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो वी कंबाइन है, वी कंबाइन, इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव में आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में। मतलब क्या हुआ इसका, वो टकराने के बाद वो लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, राइट साइड। और वहीं अगर वी कंबाइन की वैल्यू निगेटिव में आ गई, इसका मतलब वो टकराने के बाद लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं। ये बात साइन में याद रहेगी, है ना। ठीक है, लिख लो यार, इतना सब कुछ लिख लो। वो बेटा ये लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया। अब एक स्पेशल कंडीशन को हमें पढ़ना है। कई लोग आप में से सवाल पूछते हैं, इस रिलेटेड प्रॉब्लम पूछते रहते हैं कई बार इस चीज़ का, ये कैसे आएगा। मैंने लोगों को बोला कि आप रुक जाइए, ये अपन ये क्लास में ही लेने वाले हैं अपन ऑलरेडी, है ना। कोलिजन ऑफ बुलेट एंड वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक। कौन पूछा था, बिलाल तूने पूछा था ना, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ बुलेट एंड वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक
collision of bullet and vertically suspended block। तो सीन ऐसा है कि ये देखो, ये है रिजिड सपोर्ट, ये है रस्सी, उससे एक ब्लॉक यहाँ पर लटका हुआ है। एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है, वो ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी u। ये ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है वो फिलहाल अभी रेस्ट पे है। फिर क्या होगा, बुलेट इससे टकराएगी और ब्लॉक के अंदर धंस जाएगी वो। फिर क्या सीन होगा, वो ब्लॉक और बुलेट जो कभी यहाँ हुआ करते थे, ये उनकी प्रीवियस पोजीशन थी, है ना। ये ब्लॉक और बुलेट कभी यहाँ हुआ करते थे, अब वो वहाँ से सरक के यहाँ आ गए। अब जाहिर बात है, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी सी ऊंचाई पे आ चुके हैं पहले के मुकाबले, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर आ गए, ये पुरानी वाली पोजीशन थी। तो ये कितनी ऊपर आ गए, तो बोले हाइट h तक ये ऊपर आ गए। ओके, जब ये टकराया होगा बुलेट, और टकरा के ये दोनों जब साथ में आगे बढ़े होंगे, मान लो उनकी स्पीड क्या होगी, v होगी। सीन समझ रहे ना आप। बुलेट आया, बुलेट की स्पीड कितनी है, स्मॉल u, मास कितना है, स्मॉल m, सामने एक ब्लॉक ऐसे चुपचाप रखा हुआ है और उसका मास कितना है, कैपिटल है। बुलेट उसमें घुसेगी धप, और ये पूरा आगे जाएंगे अब, ऐसा है ना। तो जब ये धंसने के बाद आगे जाएगी तो कितनी स्पीड से निकलेगी वो, सिस्टम बोलना चाहिए अपने को, सिस्टम में मतलब ब्लॉक और बुलेट दोनों आ जाते हैं। तो पूरा सिस्टम कितनी स्पीड से आगे जाएगा, वेलोसिटी v से जाएगा, हाइट h तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। अब आपको ये मालूम है अगर हाइट h तक के जाएगा तो इस स्टेज में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0। जब भी आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हैं, वहाँ से दोबारा लौटते हैं, तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अब इसमें कई सारे सवाल पूछते हैं कि कितनी हाइट तक जाएगा, बुलेट की वेलोसिटी क्या रहेगी, ये कई सारे सवाल उसमें आते रहते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, दो कॉन्सेप्ट्स के इस्तेमाल करूँगा मैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, क्योंकि हाइट चाहिए मुझे, तो पहले मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिस्टम की लेना पड़ेगा बेटा आपको, सिस्टम की मतलब क्या हुआ, जब बुलेट उसके अंदर धंस जाएगी ना, ब्लॉक के अंदर, उसके बाद वाला मामला है। देखो बुलेट धड़ के बस धंस गई, अब ये आगे बढ़ा। अब आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, मतलब हाइट को आप कहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं। तो अगर हाइट को यहाँ से नाप रहे हो आप, तो जब ब्लॉक इसी जगह पे होगा तो हाइट कितनी होगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। मतलब इसके पास सिर्फ क्या है, फिर काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं चलो ए नाम देता हूँ इस पोजीशन का, इस पोजीशन का नाम बी दे देता हूँ। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। तो जब टोटल एनर्जी एट ए इज ओनली द सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिस्टम के पास क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू GH, सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कटा और ये कटा, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा है कि मुझे अगर H चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, V की वैल्यू चाहिए होगी, कैपिटल V की वैल्यू, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी भी कैपिटल V नहीं दिया रहेगा, आपको बुलेट की स्पीड, बुलेट का मास, ब्लॉक का मास दिया रहेगा। 3 चीज़ें, बुलेट की स्पीड, बुलेट का मास और ब्लॉक का मास, ये 3 चीज़ें आपको दिया रहेगा। तो बाकी की आप सवाल उठा के यार ये मैं क्या ये वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, कंबाइंड वेलोसिटी इनकी कैसे निकालूंगा मैं, तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो। अब लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाए और आपने देखा इन्फॉर्मेशन अभी भी अधूरा है,
अभी भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो बचा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्मॉल m इंटू स्मॉल u प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कैपिटल V इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, स्मॉल m इंटू यू अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब करो क्या भाई, डाल दो यहाँ पर, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू क्या आएगा, है ना, v स्क्वायर की जगह ये डालो, तो ये हो जाएगा स्मॉल ऑफ m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g स्मॉल m प्लस कैपिटल m, स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ये मेरे पास h का फॉर्मूला आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये देखो आपने पूछे थे जो साथ तुमने पूछे थे ना सवाल में से, ये फॉर्मूला था वो, और u की जगह वहाँ पर v था। ओके, ये h आ गया। कभी ये भी सिचुएशन होता है आपसे u का फॉर्मूला पूछ लेता हो, तो u का फॉर्मूला कैसे निकालें, अरे भाई u को छोड़ के सबको उधर ट्रांसफर करो, तो भाई ठीक है, स्मॉल u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन m स्क्वायर, स्मॉल u इज इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट ले लेंगे आप, फिर अंडर रूट ऑफ 2gh स्मॉल m प्लस कैपिटल M, नहीं ये भी रूट के अंदर जाएगा ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन m। ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास h आ गया, मेरे पास u भी आ गया। कहाँ पर बेटा, हाँ, फिर यहाँ पर बदलेगा वो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर रहेगा, तो जब होल स्क्वायर रहेगा मतलब ये रूट के बाहर आ जाएगा फिर। सही है, ऐसा हो। फिर सवाल उठा, कई बार आपसे पूछता है कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रहा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका कितना रहा। देखो मान के चलो कि ये रस्सी की जो लंबाई है ये कैपिटल L थी, तो ये वाला पार्ट कितना होगा बेटा, L माइनस H, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L है, उसमें से H को माइनस करो। तो अगर मैं cos थीटा करता हूँ, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L माइनस H अपॉन L, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस H अपॉन L। देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, H की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, 1 माइनस m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g कैपिटल L स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस स्मॉल m स्क्वायर स्मॉल u स्क्वायर अपॉन 2g कैपिटल L स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो फिर भाई देखो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आ गया। आई बात समझ में। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया ठीक है देखो ये कोलिजन कौन सा है, इनइलास्टिक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। तो अभी अभी हमने इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, जरा देखो क्या था। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या था वो?
हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय क्या था वो, u1 माइनस u2 या u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर, है ना। माइनस u2 पकड़ो या u प्लस u2 पकड़ो, कोई दोनों में से कोई भी पकड़ो चलता अपने को, है ना। अब u1 माइनस u2, u1 बोले तो किसका वेलोसिटी होता है इनिशियल, प्रोजेक्टाइल का, u2 बोले तो किसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, टारगेट का। अब टारगेट तो पहले से क्या था, रेस्ट में था, तो u2 की वैल्यू पहले से क्या थी, 0 थी, और u1 की वैल्यू क्या थी, u। तो तुम u1 माइनस 0 बोलो, u1 प्लस 0 बोलो, आना क्या है, u1 ही है, और u1 बोले तो कितना है, u है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा फिर, स्मॉल u का स्क्वायर। दिस इज इट। आया समझ में, लिखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दैट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। लिख लीजिए पूरा, आई विल वेट। चलिए अब न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसके। A mass of 20 किलोग्राम, इधर ध्यान दो यार तुम लोग बातों में, मूविंग विथ स्पीड, मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, collides with another stationary mass of 5 kilogram. Full stop. As a result of this collision, the two masses stick together. Full stop. The kinetic energy of composite mass will be, the kinetic energy of composite mass will be, first option 600 joule, second option 800 joule, third option 1000 joule, and the last option 1200 joule. कई लोग मिस्टेकन करेंगे कि शायद से ये पूछा गया, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं पूछा, वो दो बॉडीज़ आपस में चिपक जाएंगी ना और आगे एक साथ ट्रैवल करेंगी, तो वो जो कंबाइंड बॉडी सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, यानी हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर पूछा गया तुमसे। तो तुमको सबसे पहले देखो m1 और m2 तो है तुम्हारे पास। अगर मैं डेटा सब लिखूँगा यहाँ पर, देखो अगर मैं सारा का सारा डेटा यहाँ लिखता हूँ तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है m1 इज़ ऑफ 20 किलोग्राम और u1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, m2 इज़ ऑफ 5 किलोग्राम और u2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। वो दोनों आपस में टकराए और चिपक के साथ में आगे बढ़ गए। तो तुमसे कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा गया है, तो उसके लिए तुमको कंबाइंड वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v कंबाइन, क्या था फॉर्मूला हमारा v कंबाइन का, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया क्योंकि उसकी u2 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब m1 कितना है,
m1 कितना है बेटा 20 और u1 कितना है बेटा 10 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 20 प्लस 5 200 अपॉन 25 200 अपॉन 25 कितना होता है सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड। ये कंबाइंड वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब ऐसा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन हाफ ऑफ m1 प्लस m2 वी कंबाइन का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ m1 प्लस m2 यानी कि इन दोनों का ऐड करो 20 प्लस 5 वी कंबाइन का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 64। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 32, ज़रा देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होता, मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होगा 800 है ना। तो ये हो जाएगा 800 जूल। दिस विल बी सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। A bullet of mass small a is fired with velocity small b in a large block of mass c। ओके ऑफ मास सी कहाँ गए बे, हाँ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी, सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन c अपॉन a प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन a into b upon a plus c, third option a plus b upon c, and the last one a plus c upon a into b। कौन सा ऑप्शन बी है सेकेंड वन। क्या दिया हुआ है, एक बुलेट है जिसका मास है a और फायर किया गया है विद वेलोसिटी b इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास c। तो सीन ऐसा है कि अगर ये लार्ज ब्लॉक है आपके पास जिसका मास आपको c करके दिया हुआ है और ऑफ कोर्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपको 0 दी गई है, और एक बुलेट है जिसका मास m1 है और जिसको स्मॉल a से दिया जा सकता है, वो ट्रैवल कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी b और इसमें आके हिट करता है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम मतलब वो टकरा के उसमें गोली फंस जाएगी, दोनों आपस में एक साथ एक बॉडी सिस्टम बन जाएंगे, दोनों आगे सरक के जाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा वो पूछा हुआ तुमसे। तो लेट्स गो फॉर इट। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1
या फिर सिंपली यार कंबाइंड वेलोसिटी पूछा हुआ है ना उसने, वी कंबाइन इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो u2 तो ज़ीरो है तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये कट के पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ m1u1। m1 कितना है बेटा a, u1 कितना है b, m1 अगेन कितना है a और m2 कितना है c, तो a इंटू बी अपॉन a प्लस सी, यानी ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A particle of mass 1 gram having velocity 3 I cap minus 2 j cap, having velocity 3 I cap minus 2 j cap meter per second has a glued impact with another particle of mass 2 gram and velocity as 4 j cap minus 6 k cap, full stop. Velocity of the formed particle is, velocity of the formed particle is, first option 5.6 meter per second, second option 0, 6.4 meter per second, 4.6 meter per second। कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या ये प्रॉब्लम? This signifies your lack of memory, है ना, and lack of revision। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें ये वाला प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराया था, यही वाला प्रॉब्लम जाके देखना, यही प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराया था, है ना। तो अब देखो फिर से यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ दिया हुआ है, तुमसे कंबाइंड वेलोसिटी पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर वी कंबाइन, पहले वेक्टर फॉर्म में m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना बेटा 1 ग्राम, ये कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप, प्लस m2 कितना है बेटा 2 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 4 j कैप माइनस 6 k कैप अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2। अब कोई मुझसे पूछेगा सर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं है, है ना, क्योंकि ऊपर भी मासेस है
नीचे भी मासेस, मासेस का रेशियो है। अगर तुम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर भी देते हो तो 10 का पावर -3 ऊपर से भी कॉमन निकलेगा, नीचे से भी कॉमन निकलेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 3i कैप -2j कैप प्लस 4j कैप और -12k कैप अपॉन 3, सॉरी 8j कैप। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप -12k कैप अपॉन 3, i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। ये आपके पास वी कंबाइन है। अब इसका लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। वी कंबाइन का लो मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 21। अब पहचानो इसमें से कौन सा रहेगा फिर। 4 4 16, कुछ याद आया? 16 और 25 के बीच में का उसका कौन सा स्क्वायर रूट निकालने लगाया था मैंने, 4.6 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। तो बाकी कुछ इसमें और कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो कल कंप्लीट करा लेंगे अपन। और जो मैंने कहा DPP3 एंड DPP4 आप अच्छे से प्रिपेयर करके आए, कल एनी हाउ मैं वो डिस्कस करूँगा।